हाँ वेक्टर 3D आप कह रहे हो मतलब रिवाइज कराने हैं, ओके ठीक है, ठीक है बेटा, एंड डाउन, ठीक है। उसके अलावा आई थिंक प्रोबेबिलिटी और परमुटेशन कॉम्बिनेशन मैंने अभी कराया है, हो गया होगा तुम्हारा। उसके अलावा इंटीग्रेशन डिफरेंशियल इक्वेशन ये भी अभी हुए थे, डेफिनेट इंटीग्रल। एओडी बता दो, कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी एंड एओडी में से हैंड रेज कर दो एक बारी, कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी एंड एओडी। मतलब मेरे को वो चैप्टर बताना जो लगता है कि भाई सर करा देंगे तो जल्दी हो जाएगा, अदरवाइज हमें टाइम लगेगा। मतलब ऐसे चैप्टर सभी ऐसे तो फिर सारे के सारे तो रिवाइज नहीं करा पाऊंगा, बहुत सारे टॉपिक हैं, तो अगर एक एक दो दो क्लास भी एक एक टॉपिक में लगेंगे तो कवर नहीं हो पाएगा, इतना तो टाइम नहीं है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो मैं प्रायोरिटी लिस्ट पर उन्हीं टॉपिक को रखूँ ना, ठीक है। ओके, प्रकुल कह रहा है कि सिर्फ यही वाला टॉपिक है। 11th में से तो कोई ऐसा नहीं रहता। ट्रिग्नोमेट्री मैंने लिया नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री सबका प्रिपेयर्ड है भाई। ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले अगर किसी के माइंड मैप है, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले अच्छी तरह से करे हुए, कॉन्सेप्ट थोड़े बहुत क्लियर है, तो ट्रिग्नोमेट्री में तो इतना प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। मतलब ट्रिग्नोमेट्री ऐसा है कि शायद डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा भी नहीं, आ जाएगा तो आ जाएगा, लेकिन बहुत रेयर। एक हाइट एंड डिस्टेंस मैंने बता दिया कि अभी 2-3 साल से लाइक हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन आ रहा है, तो वो तो लाइक ऐसा है कि 10th में भी अगर ढंग से पढ़ा हुआ है तो कर लोगे तो, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर, एक कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए भी जल्दी से हैंड रेज कर दो, जो जो कह रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर रिवाइज कराना है। मुझे लग रहा है मैं जो जो टॉपिक बोलूंगा सारे हैंड रेज आएंगे तुम्हारे, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हैंड डाउन जल्दी से, हैंड डाउन। हाँ, इसके बाद बाइनोमियल थ्योरम वाले भी जल्दी से हाथ उठा दो, बाइनोमियल थ्योरम वाले, बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है। बाइनोमियल थ्योरम वाले कम है, ओके ठीक है। आज फिर एक बार वेक्टर 3D के सारा जल्दी से फॉर्मुला मैप, कॉन्सेप्ट मैप एक बार जल्दी से करा रहा हूँ रिवाइज। देखो क्या है, जिस बच्चे को वेक्टर 3D में मैंने बोला था, जैसे जनरली जितना लाइक जो भी फॉर्मूला इक्वेशन अगर याद है आपको, फॉर्मूले कॉन्सेप्ट याद है कि कौन सा कब लगाना है, और बाकी ज़्यादातर जो कॉन्सेप्ट लगता है वो पैरेलल या परपेंडिकुलर वाला ही लगता है वेक्टर 3D में। और थोड़ा सा विजुअलाइजेशन चाहिए, मतलब विजुअलाइज कर पाओ आप कि पैरेलल होगा, परपेंडिकुलर होगा, किस डायरेक्शन सेंस में बात कर रहे हैं, दैट्स इट। तो मैं कुछ बेसिक सी चीज़ें जल्दी से गो थ्रू करूंगा, और थोड़ा सा बताते भी जाना, आंसर भी देते जाना, सो दैट आई कैन रिलेट कि भाई तुम्हारा किस लेवल पर प्रिपेयर है, ठीक है ना। सारी चीज़ मैं नहीं बोलूँगा, तो जिसको आता है बेटा आंसर बोल सकता है, ठीक है। ओके, बहुत बेसिक वाली बात नहीं करूंगा मैं, थोड़ा सा लाइक कॉन्सेप्ट मैप करूंगा कि तुम जो पता है तुम्हें बातें, उनसे कॉन्सेप्ट मैप कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। काफी समझ में आ गया। कॉम्प्लेक्स नंबर में लोकस वाला पार्ट, ठीक है, लोकस वाला पार्ट ले लेंगे, और थोड़े से लाइक जो बेसिक क्वेश्चंस हैं और कॉन्सेप्ट है वो वाला करा दूंगा कॉम्प्लेक्स नंबर का, ठीक है। सबसे पहले वेक्टर 3D में अगर मैं बोलता हूँ कोई भी वेक्टर दिया हुआ है मैं, और उसका मैं स्क्वायर लिख रहा हूँ, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ मॉड की टर्म्स में? क्या लिख सकता हूँ मॉड की टर्म्स में, बताओ भाई। अच्छा, पहले तो जब मैं स्क्वायर लिखता हूँ, किसी वेक्टर का स्क्वायर लिख रहा हूँ, तो उसका मतलब क्या है? डॉट प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट है, कौन सा क्या है? डॉट डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट होगा भाई, है ना, क्रॉस नहीं होगा, ध्यान रखना है। अच्छा, और डॉट इसको प्रोडक्ट। क्या मॉड का स्क्वायर लिख सकते हैं? यस सर। यार यही पता आना चाहिए कि कभी भी किसी वेक्टर का स्क्वायर लिखा हो तो समझ में आ जाना चाहिए यार ये तो मॉड का स्क्वायर होगा, और डॉट प्रोडक्ट ही है, इसका मतलब क्रॉस प्रोडक्ट नहीं। कहीं सोचो कि स्क्वायर लिखा हुआ तो क्रॉस भी लिख सकते हैं, डॉट भी लिख सकते हैं, डॉट ही होगा, ये कंफर्म है। और मॉड का स्क्वायर होगा। अब ये सिर्फ एक वेक्टर में नहीं चलता, मतलब अगर मान लो ऐसा भी लिखा हुआ है, इस पूरे का भी स्क्वायर लिखा हुआ है, तो ये भी मॉड का स्क्वायर लिख सकते हो, ठीक है। दूसरी बात, कोई भी अगर यूनिट वेक्टर लिखा है तो उसको आप ऐसा लिख सकते हो, एल आई एम जे प्लस एन के, जिसमें तुम्हारे एल एम और एन क्या होंगे? डायरेक्शन कोसाइन। और जिनका रिलेशन तुम्हें पता है, एल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है। तो अगर कोई भी यूनिट वेक्टर है, कोई भी यूनिट वेक्टर है, तो उसको इस तरह से लिख सकते हैं, ये ध्यान रखना। अच्छा, अगर मैंने बोला कि दो वेक्टर की डायरेक्शन सेम है, मैंने सिर्फ बोला है दो वेक्टर की डायरेक्शन सेम है, तो उनका क्या, हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं उनके मैग्नीट्यूड के बारे में, उनके यूनिट वेक्टर के बारे में क्या कंक्लूड कर सकते हैं? अगर मैंने कहा कि एक वेक्टर
पैरेलल नहीं, मैंने बोला सेम डायरेक्शन में, पैरेलल तो अलग बात होगी। अच्छा पैरेलल और सेम डायरेक्शन में क्या एक ही बात है? पैरेलल में अपोजिट भी हो सकते हैं डायरेक्शन। हाँ उल्टा भी हो सकता है, तो ये नहीं कहेंगे। तो पहले चलो पैरेलल वाला बता दो लॉजिक। अगर एक वेक्टर दूसरे के साथ पैरेलल है तो इसका मतलब क्या है? दैट मींस इफ अगर ऐसा है तो हम कहेंगे एक वेक्टर दूसरे का कुछ मल्टीपल होगा, स्केलर मल्टीपल होगा। एक बात ये, और क्या बोल सकते हैं बताते जाओ, सारी बातें बता दो जो जो कंक्लूड कर सकते हो कि अगर दो वेक्टर आपस में पैरेलल है तो हम क्या क्या कंक्लूड कर सकते हैं। एक तो ये बात कंक्लूड कर सकते हैं कि उसका एक स्केलर मल्टीपल है, पहली बात। इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये सारी चीजें कनेक्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जब माइंड मैप होगा ये सारा, मतलब होता है ना दिमाग में सारी चीजें समझ में आ रही है कि किससे क्या मीनिंग निकलता है, तो फिर क्वेश्चन रिलेट कर पाते हैं, नहीं तो फिर क्वेश्चन रिलेट नहीं कर पाओगे। अगर डायरेक्ट फॉर्मूले वाला आ गया, कुछ ऐसा आ गया तो कर लोगे, अदरवाइज अटक जाओगे। तो अगर एक वेक्टर दूसरे के साथ, मैंने बोला पैरेलल है, पैरेलल को और भी नाम से बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई बताओ? ए एंड बी आर क्या बोलते थे? कोलिनियर बोलते थे, याद है? यस सर। पॉइंटों में कॉलिनियर का मतलब अलग है, यहाँ पर वेक्टर में हम कॉलिनियर का मतलब पैरेलल मानते हैं, ठीक है ना? तो पैरेलल बोल दो, कॉलिनियर बोल दो, वेक्टर को एक ही बात है। तो पहला कंक्लूजन हमने कंक्लूड किया कि ए जो होगा वो कुछ स्केलर मल्टीपल होगा बी का, एक तो ये। दूसरी बात, क्रॉस प्रोडक्ट 0। वेरी गुड, बहुत अच्छे। और इनके डायरेक्शन रेशियो का सारे के सारे क्या होंगे? प्रोपोर्शन में होंगे, राइट? यस सर। ठीक है। और कुछ इनके यूनिट वेक्टर के बारे में कुछ कह सकते हैं क्या? प्लस माइनस होंगे। वेरी गुड भाई। अगर कोलिनियर वेक्टर है तो पक्का पैरेलल अगर है तो या तो सेम डायरेक्शन वाले होंगे या ऑपोजिट डायरेक्शन वाले होंगे। और डायरेक्शन अगर सेम है तो यूनिट वेक्टर इक्वल होंगे, और अगर डायरेक्शन ऑपोजिट है तो नेगेटिव होगा यूनिट वेक्टर। क्लियर है? तो ये चारों बातें मैं कंक्लूड कर सकता हूँ। अब कहीं पे बुक में ढूंढोगे, कहीं पे ढूंढोगे, फॉर्मूले एक साथ लिखे नहीं होते, उसमें बस यही पहले वाला लिखा होगा या ये वाला लिखा होगा। क्रॉस प्रोडक्ट भी पता होना चाहिए, जीरो होता है, मतलब कब क्वेश्चन में क्या लगाना है वो इन्फॉर्मेशन जब माइंड मैप होगा तभी समझ में आएगा ना। जब चारों बातें मुझे पता है तो मैं रिलेट कर पाऊंगा। हो सकता है चौथी वाली बात यूज करनी है मुझे, यूनिट वेक्टर का रिलेशन बनाना हो, तो ये बातें पता होनी चाहिए। ठीक है भाई? तो जैसी कॉलिनियर वेक्टर पैरेलल वेक्टर आ जाए, सुनने को आ जाए, तो ये चारों बातें दिमाग में आ जानी चाहिए। अब अगर मैंने बोला इफ ए एंड बी आर इन सेम डायरेक्शन, अब अगर सेम डायरेक्शन में तो क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि ए का यूनिट वेक्टर और बी का यूनिट वेक्टर क्या होंगे? दोनों इक्वल। तो ये बात ध्यान रखना, जब भी ऐसे बोलते हैं कि एक वेक्टर दूसरे की डायरेक्शन में तो उनके यूनिट वेक्टर तो सेम होंगे, तो जो पहले का होगा वही दूसरे का होगा यूनिट वेक्टर, मैग्नीट्यूड बस अलग होगा, वो हम निकाल सकते हैं। फिर आता था परपेंडिकुलर वाला लॉजिक। तुम्हें पता है कि अगर एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के साथ परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट क्या होगा उनका? जीरो होगा, ये बताने की जरूरत नहीं है। कभी भी कुछ मैंने बताया था क्वेश्चन में समझ में नहीं आता कि एंगल कैसे निकालना है या स्टार्ट कैसे करना है क्वेश्चन को, तो ध्यान है मैंने एक ट्रिक बताया था, क्या करते थे? स्क्वायर। हाँ स्क्वायर कर दो और डॉट प्रोडक्ट वाला वो जो मॉड वाला कॉन्सेप्ट है वो लगा दो, तो सॉल्व हो जाता है जो नहीं हो रहा होता क्वेश्चन। ठीक है? कुछ क्वेश्चन भी कराऊंगा अभी। फिर आता है अगर मैंने कहा कि इफ ए इज परपेंडिकुलर टू बी और ए इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू सी, तो ए का रिलेशन बी और सी के साथ बताओ कैसे लिखें एक साथ? बी क्रॉस सी। बी क्रॉस सी लिख दूं, ये ठीक है? बताओ भी ये ठीक है या इसमें कुछ करेक्शन करनी चाहिए हमें? बोलो भाई बोलो। के अगर भी लगा दो। क्या आएगा? के भी लगा दो। हाँ के इसलिए लगाते हैं क्योंकि हमें वो परपेंडिकुलर पता नहीं है भाई, वो वन वाला वन टाइम वाला है, टू टाइम वाला है, कोई भी स्केलर मल्टीपल हो सकता है। तुम्हारी दीवार के ऊपर दो वेक्टर है ए और बी और सी, किसी भी डायरेक्शन में बना लो। अब दीवार के ऊपर बहुत सारे परपेंडिकुलर बन सकते हैं जो उन बी और सी के साथ भी परपेंडिकुलर रहेंगे, तो अब उनमें से कौन सा है ये मुझे नहीं पता, तो मैं के टाइम्स लिखूंगा। मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि पक्का के वन होगा, हो सकता है के वन हो, वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में गिवन होगा। इसको निकालने के लिए तुम्हें क्वेश्चन में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन गिवन होगी। ठीक है? याद रहेगा ये? लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि इफ ए इक्वल टू बी क्रॉस सी, अगर मैंने ऐसे बोला देन मैं क्या कह सकता हूँ? देन तो ये बोल सकता हूँ ना कि ए इज परपेंडिकुलर टू बी और ए इज परपेंडिकुलर टू सी। ये बात ठीक है ना? ठीक है भाई? अगर ए बी क्रॉस सी है तो ए बी के साथ और ए सी के साथ परपेंडिकुलर होगा, लेकिन कन्वर्स ट्रू नहीं है हमेशा। कन्वर्स मतलब ट्रू
तब होगा जब हम के लगाएंगे, क्योंकि के की वैल्यू हमें पक्का नहीं पता कि भाई 1 है, 2 है, 3 टाइम्स है क्या, ठीक है। लेकिन अगर क्रॉस प्रोडक्ट के इक्वल गिवन है 1 टाइम के, तो ए बी के साथ और ए सी के साथ तो परपेंडिकुलर पक्का होगा। अच्छा, फिर अगर लिखा है ए क्रॉस ए, ये कितना आएगा भाई? 0। 0 आएगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है इसमें साइन आता है, और दोनों एंगल, दोनों वेक्टर अगर सेम है तो उनके बीच में डायरेक्शन लाइक सेम है, तो एंगल 0 हो गया, साइन 0 0 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है जे क्रॉस आई। चलो बताओ क्या आएगा? माइनस के। माइनस के, क्योंकि वो ध्यान है ना रूल कैसे लेते थे साइक्लिक मैनर में, याद है? आई से क्रॉस करेंगे जे, के आएगा, जे क्रॉस के करेंगे आई आएगा, के क्रॉस आई करोगे जे आएगा। उल्टा करोगे तो हमें पता है क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है वो एक वेक्टर होता है, वेक्टर का डायरेक्शन उल्टा उल्टा हो जाएगा, तो माइनस लेना पड़ेगा उस केस में। ठीक है, और डॉट में क्या आता अगर इनका डॉट करते हैं तो? 0। 0 आएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, और cos 90 पे क्या होता है, 0 होता है। क्लियर हो गया बेटा सभी को? यहाँ तक क्लियर है? फिर नेक्स्ट है अगर मान लो मुझे एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है, ए बी सी डी, और ये वेक्टर लेट से ए है, ये वेक्टर बी है, और मुझे बता दो दोनों डायगोनल जो वेक्टर होंगे, मान लो D1 और D2 दो डायगोनल निकाल दिए हमने, कैसे निकालते कोई फर्क नहीं पड़ता, मान लो AC निकाल रहे हैं और BD निकाल रहे हैं, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम वैसे क्या होता था? मॉड ए क्रॉस बी। A क्रॉस B का मॉड, राइट, ये होता था। लेकिन जब डायगोनल के टर्म्स में निकालेंगे तो क्या लिख सकते हैं, हाफ D1 क्रॉस D2। ठीक है भाई, ये प्रूव भी कर सकते हैं हम कि D1 क्रॉस D2 जो होगा वो ट्वाइस आएगा A क्रॉस B के मॉड से, तो फॉर्मूला ये बन गया हमारा। ठीक है, डायरेक्शन किसी भी उसमें ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब ऐसे मत सोचना कि AC लेकर ही निकलेगा, CA ले लो, मॉड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसका, नेगेटिव का। ठीक है, फिर वेक्टर में तो यही चीजें, डॉट प्रोडक्ट हो गया, क्रॉस प्रोडक्ट हो गया, मॉड क्या होता है। अच्छा, फिर एक स्केलर ट्रिपल पहले स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़ते हैं, क्या था बताओ, और इसका सिग्निफिकेंस फिर क्या होता था? स्केलर प्रोडक्ट ऐसे लिखते थे ना, ए डॉट बी क्रॉस सी। बी क्रॉस सी। इसको और क्या लिख सकते हैं, बी डॉट सी क्रॉस ए, और सी डॉट ए क्रॉस बी। क्रॉस बी, और इसको ऐसे लिख देते थे ए बी और सी, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रख देते थे। ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को ही रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, याद रखना है। अब इसकी वैल्यू कैसे इवेल्युएट करते थे हम? डिटरमिनेंट लेते थे a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। अब इसका सिग्निफिकेंस कोई बताएगा कि क्या था? स्पेशल केस की इफ a b और c ये तीनों वेक्टर अगर क्या है, आर कोप्लेनर। कोप्लेनर, मतलब एक ही प्लेन के ऊपर है, तो ये जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हमने निकाला है भाई, ये क्या आता था? 0 आता था। अब क्यों आता था 0? फिर वही, अगर लॉजिक क्लियर है तो फिर सारी चीजें लर्न करने की जरूरत नहीं है भाई। आप बी क्रॉस सी करोगे तो एक प्लेन का परपेंडिकुलर एक वेक्टर निकलेगा जो बी, जिसमें बी और सी वेक्टर है, क्योंकि बी और सी एक ही प्लेन के ऊपर है, तो मान के चलो बी और सी एक दीवार के ऊपर है उन दोनों का क्रॉस करा तो एक परपेंडिकुलर वेक्टर आएगा, और ए वेक्टर भी उसी दीवार पर है, तो वो जो परपेंडिकुलर वाला वेक्टर है वो ए के साथ भी क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो इसलिए डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा? 0 आएगा। तो अब कोई सा भी कर लो, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ध्यान रखना 0 आता है अगर वेक्टर क्या है? कोप्लेनर। अब ये तो 3 वेक्टर है, लेकिन कभी कभी कहता है 4 पॉइंट है। अब 4 पॉइंट प्रूव करके दिखाओ कोप्लेनर, तो उसके लिए प्रोसेस बता दो क्या क्या करोगे। अगर मैं कहता हूँ 3 4 वेक्टर्स बनाएंगे। 4 वेक्टर से हम पहले क्या करेंगे? 3 वेक्टर बना लेंगे, लेकिन मैंने कहा था 3 वेक्टर जब बनाओगे तो ए बी का बना लो, मान लो ए सी का बना लो, और ए डी का बना लो, तो उनमें क्या होगा? तीनों वेक्टरों में चारों पॉइंट इन्वॉल्व हो गए। ए से मैंने बी लिया तो ए बी आ गया, ए से सी लिया तो सी भी आ गया, और ए से डी लिया तो डी भी आ गया, तो ए बी सी डी के चारों पॉइंटों को इन्वॉल्व करके मैंने वेक्टर बना दिए। अब उसका मैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कर दूंगा तो आंसर 0 आएगा। कोई बच्चा सोचेगा सर अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालेंगे तो पहले कौन सा लिखे, मतलब डायरेक्शन रेशियो किसके पहले लिखे? उससे कुछ फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा बता दो। पहले रो में क्या लिखता हूँ, सेकंड रो में क्या लिखता हूँ, थर्ड रो में कोई फर्क पड़ेगा?
नो सर। नहीं पड़ेगा। वैसे तो फर्क पड़ता है डिटरमिनेंट पर, इंटरचेंज करने से क्या होता है डिटरमिनेंट की वैल्यू नेगेटिव हो जाती है, लेकिन यहाँ इसलिए फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आंसर जीरो आना है। तो जब जीरो आना है तो यार नेगेटिव जीरो लिखो, पॉजिटिव जीरो लिखो, आंसर जीरो आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर? और वैसे जनरली ये जो आंसर होता है ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ये जो आंसर आता है वॉल्यूम ऑफ या तो पैरेललोपाइप्ड, जिसके तीन जो डायमेंशंस हैं, लेंथ ब्रेड्थ और जो टेढ़े वाला पोर्शन, वो तीन वेक्टर जो साइड्स हैं, वो तीन वेक्टर ए बी सी से अगर हम रिप्रेजेंट करें तो ये वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप देगा तुम्हें। क्लियर है? अब वॉल्यूम जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी है, तो तुम्हें पता है कि जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है वो स्केलर ही आता है, तो इसका जो आंसर आएगा वो एक स्केलर एक नंबर आएगा, वो क्या निकल जाएगा? वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप निकल जाएगा। क्लियर है अभी? समझ में आया सभी को? यस। फिर एक होता था वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, याद है किसी को? यस सर। कैसे करते थे ऊपर याद आ रहा है? ए क्रॉस बी क्रॉस सी, बता दो क्या करते थे पहले? ए डॉट सी इंटू बी। ए डॉट सी। सी लिखते पहले, क्या लिखेंगे भाई? कैसे ओपन करते थे इसे? बताओ भाई कैसे ओपन करते थे? अगर ए क्रॉस और मैंने ब्रैकेट में लिखा है बी क्रॉस सी, तो पहले क्या करते थे हम? ए डॉट बी ए डॉट सी फिर इंटू में बी वेक्टर ठीक है। माइनस। अच्छा ये जो मैंने इंटू में बी करा है, तो ए डॉट सी के बाद जो है वो डॉट है या बस वैसे ही मल्टीप्लाई हो नॉर्मल वाला? मल्टीप्लाई। नॉर्मल वाला है, उसमें डॉट वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ए डॉट सी जब करोगे तो एक क्या आएगा? नंबर आएगा। नंबर को बी के साथ अब तुम डॉट बोलो क्रॉस बोलो, उसमें उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो वेक्टर में सेंस बनती है, इसमें नहीं बनती। फिर माइनस क्या करते थे? ए डॉट बी हाँ ए को इधर बी के साथ कर लेते थे डॉट, और फिर बाहर सी। से लिख लेते थे। ठीक है, बस ये फॉर्मूला याद रखना है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का। तो ये भी पेपर में आए हुए क्वेश्चंस, तो बस ये फॉर्मूला अगर लगाओगे इतना काम चल जाएगा तुम्हारा। ठीक है, तो वेक्टर के तो यही है बेसिक्स। फिर प्रोजेक्शन दो में पता है क्या होता है, और एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना आता है। लेकिन मैंने एक चीज बताई थी तुम्हें कि जब दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालेंगे, लेट से एक वेक्टर इधर है और एक वेक्टर लेट से ऐसे है, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर, और मैंने दिया एंगल ये वाला लेट से दिया हुआ है π/3, π/3 से तो वैसे ज्यादा है, 2π/3 ले लेते हैं। तो मुझे बताएगा कोई ए और बी के बीच में एंगल कितना है? पाई माइनस पाई बाई थ्री। π-2π/3, क्योंकि हमेशा याद रखना कि जब भी दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालो तो वो एक पॉइंट से ओरिजिनेट होकर अलग जाने चाहिए, मतलब सेम डायरेक्शन में नहीं आना चाहिए। तो पहले तो ये पॉइंट आपका हो गया कॉमन वाला पॉइंट, लेट्स से ये वो पॉइंट है। अब क्या हो रहा है, इस पॉइंट से ए की डायरेक्शन और फिर बी उसी डायरेक्शन में ऊपर जा रहा है, तो दोनों अलग अलग नहीं जा रहे उस सेम पॉइंट से, तो सेम पॉइंट से पहले ओरिजिनेट होने चाहिए। तो ऐसे करना, इस वेक्टर को, ये जो मैंने ए वाला वेक्टर बनाया है, इसी को आगे एक्सटेंड कर दो भाई, आगे यहाँ जा रहा है तो ये भी ए वेक्टर ही होगा यहाँ पे। तो अब जो एंगल होगा हमारा, समझ में आ गया कौन सा होगा? ये वाला होगा जो हम निकालना चाह रहे हैं ए और बी के बीच में। तो ये एंगल होगा हमारा π/3। क्लियर है? तो अगर मैं पूछूं ए और बी के बीच में एंगल कितना है, तो आप क्या बोलोगे? 2π/3 नहीं आएगा, π/3 आएगा। क्लियर है भाई सभी को? यस। फिर इसके बाद आता है मेन जो 3D है, 3D में वो सारे के सारे फॉर्मूले, लाइन की दो इक्वेशन, प्लेन की कितनी इक्वेशन थी बताओ जल्दी से? लाइन की दो इक्वेशन और प्लेन की कितनी है भाई टोटल? प्लेन की भाई कितनी इक्वेशन होती है? सारी एक बार बता दो कितनी है टोटल मिलाकर जो लर्न करते हैं। सिर्फ प्लेन की इक्वेशन बोल रहा हूँ मैं, और कोई फॉर्मूला नहीं। नहीं आ रहा किसी को भी याद? याद ही नहीं है टोटल कितनी थी? अच्छा लाइन की इक्वेशन तो बता दो। पहली बार इक्वेशन क्या थी? जब एक पॉइंट से पास होता था और एक वेक्टर के पैरेलल होता था, तो क्या लिखते थे? ए प्लस लैम्डा बी। r इक्वल्स टू ए प्लस, तुमने वेक्टर इक्वेशन बोल दी लैम्डा बी, जिसमें ए क्या होता था? नाम बताओ तो सही, ए क्या है? पॉइंट जिससे लाइन पास हो। ए हमारा है फिक्स पॉइंट जो कि लाइन के ऊपर है,
ठीक है, जो हमें पता है। और बी क्या है हमारा? डायरेक्शन। बी हमारा किसकी डायरेक्शन है? पैरेलल वाले वेक्टर की, राइट? पैरेलल वाला वेक्टर ये बेसिकली, राइट? ठीक है, इसकी कार्टेशियन फॉर्म क्या आती थी? x माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन, जेड माइनस जेड वन। नीचे क्या लेते थे हम? b1 b2 b3। ठीक है, ये b1 b2 b3 क्या है? डायरेक्शन रेशियोज हैं बी वाले वेक्टर के। तो इसमें याद रखना है ये जो बी ले रहे हैं हम, क्योंकि अब जो सेकंड इक्वेशन में लिखूंगा उसमें बी लिखूंगा मैं सेकंड पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को, और यहाँ पर जो है वो क्या है, जो लाइन है उसके पैरेलल वाला वेक्टर है। तो दोनों में फर्क हो गया। किसी को बेटा कंफ्यूजन हो रहा है पूछते चलना, ये नहीं कि मैं बोलता जा रहा हूँ, जिनको आ रहा है समझ में उनको तो पता है, और जिनको नहीं आ रहा वो चुप बैठे। ठीक है, फिर सेकंड इक्वेशन क्या होती थी? ये तो फर्स्ट हो गई। सेकंड क्या होती थी? जब हमें दो पॉइंट फिक्स पॉइंट गिवन होते थे लाइन पर, पैरेलल वाला वेक्टर गिवन नहीं होता था, तो फिर क्या लिखते थे? आर इक्वल्स टू ए प्लस, तो भाई क्या लिखते थे? लैम्डा टाइम्स क्या लिखते थे? बी माइनस ए। यस सर। इस इधर बी क्या है हमारा? इधर जो बी है हमारा वो पोजीशन वेक्टर है सेकंड पॉइंट का, और ए है पोजीशन वेक्टर किसका? फर्स्ट पॉइंट का। पोजीशन वेक्टर हमेशा कहां से निकलता है? पॉइंट से कहां तक का? पॉइंट तक का लेते हैं वेक्टर, ऑरिजिन से लेते हैं हमेशा, है ना? तो जब भी किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बोलेंगे हमेशा ऑरिजिन से लिया जाएगा। तो यहां पर कार्टेशियन इक्वेशन क्या बनेगी? x माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन, जेड माइनस जेड वन, और नीचे क्या आएगा? x2 माइनस एक्स वन, y2 माइनस वाई वन, z2 माइनस जेड वन। हम ज्यादातर कौन सी प्रेफर करेंगे, वेक्टर या कार्टेशियन इक्वेशन? कौन सी लगाते हैं? वेक्टर। कार्टेशियन इक्वेशन लगाएंगे। वेक्टर इक्वेशन थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम होती है, तो जो वैसे तुम्हें इजी लगता है, बाकी कार्टेशियन इक्वेशन ज्यादा इजी है लिखना। ठीक है, एक्स वाई जेड की फॉर्म में। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि जब भी हमें कभी एक लाइन पर एक पॉइंट मानना होता था तो क्या करते थे हम? मान लो ऐसी लाइन लिखी है, पहले तो तुम लिख के बता दो इसका फिक्स पॉइंट क्या है और पोजीशन वेक्टर कितना है इसके। एक्स 2x माइनस वन डिवाइड बाई 4 इक्वल्स टू लिखा है 3 माइनस वाई डिवाइड बाई 5, कॉमा करके लिखा है 2z इक्वल्स टू -1। चलो इस लाइन के फिक्स पॉइंट बता दो मुझे कितना है, और इसके पैरेलल वाला जो वेक्टर है उसके डायरेक्शन रेशियो बता दो कितना है। तो मैं पूछ रहा हूँ तुम्हारे से ए वेक्टर पूछ रहा हूँ, ए का पोजीशन वेक्टर मतलब जो फिक्स पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर, और बी जो पैरेलल वाला वेक्टर वो भी बता दो मुझे क्या क्या है। फिक्स पॉइंट मतलब x1 y1 z1 बता दो, और जो पैरेलल 1/2, 3, 0। फिक्स पॉइंट क्या आ रहा है? 1/2, 3, 1/2 3, 3 0। और 0। ओके, ये तुम्हारा फिक्स पॉइंट आ रहा है। आराम से चेक कर लो, और फिर उसके बाद बता दो जो नहीं पैरेलल सर, 0 नहीं, -1। क्या आएगा? -हाफ। माइनस हाफ। अच्छा, पहले 0 बोला था माइनस हाफ ही बोला था? पहले 0 बोल दिया था। बोला था ना 0, मतलब मेरे को लगा मेरे कान बज रहे। माइनस हाफ, ठीक है। और पैरेलल वाला? पैरेलल वाला भाई 2। बाकी भी बोलो भाई, पैरेलल वाला कैसे निकालेंगे? अच्छा देखो, अच्छा एक बार हैंड रेज कर दो जिनको नहीं समझ में आ रहा कि कैसे बताना है, एक बार हैंड रेज कर दो जिनको पता ही लग रहा कि फिक्स पॉइंट और पैरेलल वाला वेक्टर कैसे निकालना है। सिर्फ हैंड रेज कर दो, नाम बोलने की जरूरत नहीं है, मुझे आइडिया तो लग जाए कि कितने बच्चे कर पा रहे। किसी का हैंड रेज नहीं आ रहा? सभी कर सकते हैं? जल्दी से आंसर भाई चैट बॉक्स में दो, फटाफट जल्दी से बताओ क्या आएगा। अगर आता है सभी को चैट बॉक्स में सबका फिर आंसर आना चाहिए भाई। तेरी तुमने बेटा जो भेजा है उसमें लास्ट वाले को तो बताया नहीं, वो डायरेक्शन इशू एक्स वाला बता दिया, वाई वाला, जेड वाला तो लिखा नहीं है, कॉमा भी सेपरेट करके बताओ ढंग से। ओके, पलक ने भी आंसर भेज दिया है।
अब देख लो काफी बच्चे, कुछ बच्चे गड़बड़ भी कर रहे हैं। अजय का भी आ गया। अब देख लो एक बारी, ये मैं समझाना चाह रहा हूँ, गड़बड़ कर रहे हो, कुछ बच्चे गड़बड़ कर रहे हैं, कुछ बच्चे सही दे रहे हैं। अब देख लो, यही समझाना चाह रहा हूँ कि देखो कैसे करोगे। सबसे पहले उस फॉर्म में लाना है। तो तुमने देखा यार, या तो कॉमा आ गया, कॉमा तो होता ही नहीं था जब इक्वेशन लिखते थे। तो ऐसे सोचो 2x - 1 डिवाइड बाई 4, 3 माइनस y डिवाइड बाई 5। पहले एक काम करते हैं, इसको k मान लेते हैं और इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आते हैं। कैसे? क्योंकि x और y के वही कॉफिशिएंट हमेशा याद रखना, मैंने बताया भी था, जब भी ये वाली इक्वेशन लिखते हैं x और y के कॉफिशिएंट हमारे क्या होने चाहिए, 1 होने चाहिए। अगर नहीं है तो बना दो। कैसे? एडजस्ट कर दो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। तो मैं x वाले पार्ट में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 से डिवाइड करूंगा, तो x माइनस हाफ डिवाइड बाई 4 को डिवाइड बाई 2 करोगे तो 2 आ जाएगा। न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी x का कॉफिशिएंट 1 बनाने के लिए 2 से डिवाइड कर दिया। यहाँ पर -1 लिखा हुआ है y का कॉफिशिएंट, तो -1 से डिवाइड कर दिया, तो y पॉजिटिव हो जाएगा, 3 माइनस हो जाएगा और नीचे भी -5 हो जाएगा। अब ये इक्वल टू k चल रहा है। अब z वाला जो पार्ट है, जो 2z - 1 लिखा हुआ है, उसको भी k के इक्वल लाकर तब जाकर हम बोलेंगे लाइन की इक्वेशन देखो उस फॉर्म में आ गई। तो मैं क्या करूंगा, 2z इक्वल टू लिखा हुआ है 1 -1 सॉरी, तो z की वैल्यू कितनी आएगी, -1/2, और z प्लस 1/2 कितना होगा, 0, और 0 को क्या लिख सकते हैं भाई, 0 टाइम्स k लिख सकता हूँ। तो z प्लस हाफ के नीचे 0 लाकर अब k ऐसे लिख सकता हूँ। अब ये देख लो मैंने क्या करा है, 1 2 3 और फिर ये आगे समझ में। इन स्टेप में Yes, किसी में sir. भी प्रॉब्लम है तो पूछ लो। क्लियर है? तो अब ये भी k आ गया और ऊपर वाले भी k हैं। अब बन गया हमारा जो बनाना चाह रहे हैं, क्या बन गया, x माइनस हाफ। अब आंसर चेक करूंगा किस किस ने सही भेजे, डिवाइड बाई 2। अब दोबारा मत भेजना करेक्ट करके, अब तो आ ही जाएगा। ये k था, और अब z वाला भी, ये भी हमने निकाल लिया। k की टर्म्स में क्या है, z प्लस हाफ डिवाइड बाई 0। तो भाई मेरा फिक्स पॉइंट क्या है पता है, जो फिक्स पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है वो है हाफ 3 माइनस हाफ। तो किसने भेजा है ये फिक्स पॉइंट? अच्छा फिक्स पॉइंट तो बताया था आपने, कितना बताया था, ये बताया था क्या? फिक्स पॉइंट मैंने लिखा था, इरेज कर दिया था। लिखा था क्या मैंने ये वाला पॉइंट? यही आया था? यस सर। ठीक है। और डायरेक्शन रेशियो बता दो, बी वाले के क्या थे? 2 - 5 और 0। किस किसने भेजा? काव्य ने भेजा है, पलक ने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, अजय ने भी 0 की जगह भाई माइनस हाफ बना दिया। ठीक है, और एरी तुमने तो बेटा क्या कर दिया, 5/2 कहाँ से आ गया भाई? क्लियर है? बोलो भाई, सभी को क्लियर है? Yes, sir. तो यार अब देखो, एक Yes. बच्चे ने आंसर दिया, और जब मैं बोल रहा था हैंड रेज कर दो किन किन को नहीं आ रहा है समझ में, तो इसका मतलब ओवर कॉन्फिडेंट, मतलब पता ही नहीं है भाई। एक सेल्फ इवैल्यूएशन तो होना चाहिए ना। सेल्फ इवैल्यूएशन का मतलब होता है कि भाई हमें पता है शायद हमें ढंग से नहीं आता है, वही हैंड रेज कर दो यार, उसमें क्या जा रहा था, शर्माने की क्या जरूरत है? क्योंकि कई कॉन्सेप्ट ऐसे होंगे जो मुझे लग रहे हैं तुम्हें आते हैं, मैं डिस्कस ही नहीं करता। अब मैं बाई चांस यहाँ पर एक जना आंसर देता, मैं कहता ठीक है पता है, तो मैं आगे चल जाता। मैं गड़बड़ कराते हैं ना तुम सब। अभी भी बता दो भाई, किसी को दोबारा रिपीट करूँ, हैंड रेज कर दो बस, मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा स्टार्टिंग से ये वाली बात। सभी को आगे समझ में? अच्छा, एक बच्चे ने हैंड रेज किया, नाम भी नहीं ले रहा। ठीक है, दोबारा देख लो भाई मैंने क्या किया। ये दिया हुआ था, आपको क्या करना है, फिक्स पॉइंट बताना है और पोजीशन वेक्टर बताना है पैरेलल वाले का। तो यार सबसे पहले हमने देखा जो x - x1 अपॉन b1, y - y1 अपॉन b2, z - z1 अपॉन b3, वो लिखना है, उस फॉर्म में लिखना है। फिर हम बता देंगे डायरेक्शन रेशियो क्या है, फिक्स पॉइंट क्या है। तो प्रॉब्लम ये है कि पहले जो दो इक्वल है उसमें तो मैं k मान सकता हूँ, मैंने मान लिया। और उसके बाद भी एक और चीज क्या बताई मैंने, कि भाई x और y के कॉफिशिएंट भाई क्या होने चाहिए, 1 होने चाहिए। 1 नहीं है तो 1 बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में इस तरह से डिवाइड कर दूंगा कि 1 बन जाए। तो पहले वाले में 2x लिखा हुआ था तो 2 से डिवाइड कर दिया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो x माइनस हाफ डिवाइड बाई 2 आ गया। और 3 माइनस वाई बाई 5 में -1 लिखा हुआ तो -1 से डिवाइड कर दिया, y माइनस 3 डिवाइड बाई -5 आ गया। तो ये मैंने मान लिया k के इक्वल है। अब ये जो पार्ट है इसमें k है ही नहीं, और इक्वल टू था नहीं इनके, क्योंकि कॉमा लगा हुआ तो यानी अभी इक्वल नहीं है, अलग से बोला हुआ है इसने। तो 2z इक्वल टू -1, तो z की पहले वैल्यू निकालती, कितनी आई, -हाफ। तो z मतलब फिक्स्ड है पॉइंट कि भाई z तो भाई -हाफ ही रहता है, x y चेंज हो रहे हैं बस। तो अब इसमें k कैसे लेके आए, तो मैंने क्या करा, z के साथ +हाफ उधर ले आया -हाफ से,
उधर बचा 0 राइट साइड पर। अब 0 को तो मैं लिख सकता हूँ ना 0 के, ये क्लियर है फर्क? काव्य सबको क्लियर है बेटा? Yes. तो यार अब k की वैल्यू क्या आ गई, 0 को डिवाइड में ले आया। अब आपको कि सर 0 से डिवाइड करने पे तो नॉट डिफाइंड हो जाता है, वो लिखने का बस वो है कि लिखकर एक्सप्रेशन बस छोड़ना है, सॉल्व करके ये नहीं कहूंगा कि नॉट डिफाइंड होता है, इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने का बस ये तरीका है, ठीक है? Yes, sir. तो अब समझ में आ गया कि भाई ये तीनों अब k के ही इक्वल हो गए। तो अब इसको देखकर तो फिर मैं बता ही दूंगा कि फिक्स पॉइंट कितना है। अच्छा इसमें भी गड़बड़ क्या होती है, ये और ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव आएंगे यहाँ पर, क्योंकि x माइनस x1 से कंपेयर करना है, और जिसमें पॉजिटिव लिखा हुआ है उसमें माइनस आएगा, ठीक है ना? ये भी ध्यान रखना, यहाँ पर साइन गड़बड़ हो जाती है, और एक भी साइन रॉन्ग या कुछ रॉन्ग करोगे पूरा आंसर रॉन्ग आएगा मैथ्स में, लाइक कोई वो नहीं है, चांस नहीं है, जरा सा भी गड़बड़ करी गड़बड़ हो गया, जीरो जीरो क्या मतलब नेगेटिव हो गया मार्क्स में। और फिर नीचे वाले वेक्टर, नीचे वाले पोजीशन वेक्टर देखकर मैंने बता दिया, जो मेरा पैरेलल वाला वेक्टर होगा वो उसके डायरेक्शन इशू 2 -5 और 0 होंगे। क्लियर हो गया सभी को? Yes, sir. ठीक है, अभी भी किसी को डाउट है हैंड रेज कर दूं, दोबारा बता दूंगा। क्लियर? ठीक है, अब आते हैं लाइन की इक्वेशन हो गई। दो लाइनों के बीच में एंगल निकालना है, b1 और b2 का डॉट प्रोडक्ट करो, उनके मॉड से डिवाइड कर दो, तो कोई अलग बात नहीं है, तुम निकाल ही लोगे। दो लाइन परपेंडिकुलर हैं तो उनके b वाले वेक्टर भी परपेंडिकुलर होंगे, दो लाइन पैरेलल तो उनके b वाले वेक्टर भी पैरेलल होंगे। फिर आता है, अब बात है प्लेन, प्लेन की बात करते हैं। अच्छा लाइन में भी कौन सी लाइन्स होती हैं, स्क्यू लाइन्स होती हैं और इंटरसेक्टिंग होती हैं या फिर पैरेलल होंगी। तो तीन पॉसिबिलिटी होती है, जैसे हम 2D में करते थे, या तो इंटरसेक्ट करती थी, या हमारी पैरेलल होती थी, या कोइंसिडेंट होती थी। यहाँ पर 3D में क्या है, या तो पैरेलल होगी या इंटरसेक्ट करेगी, इंटरसेक्ट में वो परपेंडिकुलर वाला केस भी आ जाता है, या तो इंटरसेक्ट करेगी, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि पैरेलल भी ना हो और इंटरसेक्टिंग भी ना हो और स्क्यू लाइन्स हो। स्क्यू लाइन्स मैंने बताया था जो ना तो इंटरसेक्ट करती है ना ही पैरेलल। तो उसको पहचानने का क्या तरीका है, अगर मैं पूछूं क्वेश्चन में आ गया, ये क्वेश्चन आ गया, दो लाइन दी हुई है, तो प्रोसेस क्या है, मैं क्वेश्चन नहीं दे रहा, वैसी प्रोसेस पूछ रहा हूँ कि अगर मुझे चेक करना है कि दो लाइन जो है वो स्क्यू लाइन्स हैं या नहीं, तो तरीका क्या है, दो लाइन दे रखी होगी तुम्हें, लेट्स से x - 1/2, y - y + 2/2, z/1, और एक दे रखी है x + 2y - 3, y/5, z - 1/3। तो मैं इसको मान लेता हूँ भाई p, या a मान लेना, कुछ भी मान लो तुम, कोएफिशिएंट यहाँ कांस्टेंट a मान लो या b मान लो। तो पहली वाली लाइन पे एनी पॉइंट कैसा होगा, 2a + 1, 2a - 2 a, ये सभी को समझ में आया कैसे लिख दिया मैंने। और दूसरी लाइन पे Yes, पॉइंट कैसा होगा, -3b - 2, 5b, 3b + 1, ये सभी को आया समझ में। yes, sir. ये दो पॉइंट मैंने मान लिए, पहली वाली लाइन पे कुछ ऐसा पॉइंट होगा, सेकंड वाली लाइन पे कुछ ऐसा पॉइंट होगा। क्योंकि लाइन पे इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं, ए और बी की वैल्यू तुम कोई भी रियल नंबर पुट करो पॉइंट आता ही जाएगा, वो सारे के सारे पॉइंट पक्का होंगे उसमें। तो ये मानने का एक तरीका हो गया पहली बात। अब आता है, आप कह रहे हो ये लाइन आपको चेक करनी थी, पैरेलल तो नहीं है, तो पैरेलल तो ऐसे ही देखकर पता लग गया, 2 2 और 1 और -3 5 और 3 को देखकर ही पता लग गया कि डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शन में नहीं है या स्केलर मल्टीपल नहीं है, तो पैरेलल नहीं है। परपेंडिकुलर तुम डॉट प्रोडक्ट करके निकाल लोगे, -6 10 और 3 नहीं आ रहा, 0 परपेंडिकुलर भी नहीं है। अब मुझे चेक करना है कि इंटरसेक्टिंग है या स्क्यू है, क्योंकि परपेंडिकुलर तो नहीं है पर नॉर्मल इंटरसेक्टिंग तो हो ही सकता है। तो इंटरसेक्टिंग और स्क्यू देखना है, पैरेलल तो पक्का नहीं है। तो इंटरसेक्टिंग के लिए और स्क्यू के लिए क्या करते हैं, मान लेते हैं अगर ये, पहले मान लेते हैं इंटरसेक्टिंग है, ऐसे मान लेते हैं पहले। तो इंटरसेक्टिंग है तो मान लेते हैं किसी ए और बी की वैल्यू के लिए दोनों इंटरसेक्टिंग है, तो इसका मतलब ये पॉइंट, ये एक्स कोऑर्डिनेट और दोनों का जो वाई कोऑर्डिनेट है, उन दोनों को क्या रख दोगे आप, इक्वल रख दोगे। इन दोनों को इक्वल रखकर समझ में आ गया कि भाई ए और बी की वैल्यू निकल जाएगी। ये क्लियर है सभी को? Yes, sir. तो मैं सारा एक बार माइंड मैप बनवा रहा हूँ कि भाई करना क्या है, प्रोसेस क्या है, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करा रहा, तो समझते जाओ। कुछ भी पॉइंट में दिक्कत हो रही है कि सर समझ में नहीं आ रहा, पूछ लो, ठीक है? यही करना है, उसके बाद तो फिर क्वेश्चन लगाओगे, करोगे, निकलेंगे आंसर। और थोड़ा सा विजुअलाइजेशन, जो मैंने बोला कि अब मैं ऐसा कर क्यों रहा हूँ, तो भाई दो पॉइंट मान लिए, ऐसे मान सकते हैं, समझ में आ गया। हम मान के चल रहे हैं ए और बी की किसी वैल्यू के लिए, पता नहीं वो क्या वैल्यूज होंगी, लेकिन किसी वैल्यू के लिए मान के चल रहे हैं इक्वल होंगे। तो इक्वल होंगे तो तीनों कोऑर्डिनेट इक्वल आने चाहिए। तो पहले हमने दो कोऑर्डिनेट इक्वल रखकर ए और बी की वैल्यू निकाल दी, भाई ए की वैल्यू भी निकल गई, बी की वैल्यू भी निकल गई। ए और बी की वैल्यू निकलने के बाद अब अगर हमें चेक करना है, अगर ये असली में इंटरसेक्टिंग है, तो फिर ये जो ये वाला ए है और ये जो 3b + 1 है, ये दोनों भी क्या आने चाहिए, उन ए और बी के लिए इक्वल आने चाहिए अगर इंटरसेक्टिंग है। अगर ये इक्वल नहीं आए उन ए और बी के लिए, जो आपने पहले दो को इक्वल रख के निकाला था, तो फिर कैसी लाइंस होंगी, स्क्यू लाइंस होंगी। क्लियर हो गया? Yes, sir.
बोलो भाई, सभी को क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, तो ये प्रोसेस है कैसे चेक करा जाएगा कि लाइन इंटरसेक्टिंग है या स्क्यू है। परपेंडिकुलर या पैरेलल तो पता ही लग ही जाएगा जो देख कर ही डायरेक्शन रेशियो, लेकिन इंटरसेक्टिंग नॉर्मल वाला और स्क्यू लाइंस ऐसे पता करेंगे। ठीक है, किसी को डाउट तो नहीं इसमें? फिर आता है पैरालाइंस और स्क्यू लाइंस के बीच में डिस्टेंस। वो तो डिस्टेंस फॉर्मूला डायरेक्टली लगाओगे, उसमें कॉन्सेप्ट क्या समझाओ, लर्न कर लो फॉर्मूला और डिस्टेंस फॉर्मूला याद कर लो। पैरेलल है तो कैसे लगाते हैं और स्क्यू लाइंस है तो कैसे लगाते हैं। अच्छा, फिर प्लेन की हमारी इक्वेशन कितनी थी? 5 थी। पहली, जब एक अच्छा पैरेलल को यूनिकली डिफाइन करने के लिए मुझे क्या चाहिए, जैसे लाइन के लिए मुझे क्या चाहिए, मतलब इमेजिन भी करके देख लो, ये जो इक्वेशन है इमेजिन भी करके देखो। अगर आपको स्पेस में अपने रूम में एक लाइन की इक्वेशन चाहिए, तो पहली बात तो किसी वेक्टर के साथ अगर ये पता लग जाए पैरेलल किसके साथ है, तो हमें डायरेक्शन पता लग गई। डायरेक्शन के बाद फिर एक पॉइंट अगर पता लग जाए तो यूनिकली मैं बता सकता हूँ कि वो कहाँ से जा रही है, क्योंकि अगर पैरेलल पता लगा, मान लो इसके पैरेलल है मेरी लाइन, तो यहाँ भी हो सकती है, उसके ऊपर भी हो सकती है, उसके नीचे भी हो सकती है ना। लेकिन अगर मुझे एग्जैक्टली पॉइंट भी पता लग जाए कहाँ पर है, तो मैं उसको वहीं ले जाऊंगा, तो यूनिकली मैं डिफाइन कर दूंगा उसे। ऐसी प्लेन के लिए क्या जरूरी है? प्लेन के लिए प्लेन की पहली बात कोई डायरेक्शन नहीं होती, ये बात माइंड में क्लियर कर लेना। प्लेन का कभी भी कोई डायरेक्शन नहीं लेते हम, डायरेक्शन रेशियो, क्योंकि प्लेन हर डायरेक्शन में इनफाइनेटली एक्सटेंड हो रहा है। इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, ऊपर भी जा रहा है, नीचे भी जा सकता है, हर जगह जा रहा है वो। तो प्लेन तो इनफाइनेटली, जैसे तुम्हारी दीवार है, दीवार को हर इनफाइनेटली चारों डायरेक्शन में एक्सटेंड कर दो, तो डायरेक्शन की बात नहीं करते उस सेंस में कि डायरेक्शन क्या है। सोच के देखो, डायरेक्शन बोलना भी मीनिंगलेस है, क्या बोले प्लेन की डायरेक्शन। तो प्लेन की जगह हम उसके नॉर्मल की डायरेक्शन लेते हैं। तो अगर मुझे नॉर्मल की डायरेक्शन पता है, नॉर्मल तो हमारा एक वो है वेक्टर है, तो नॉर्मल की अगर डायरेक्शन पता है मुझे, तो मैं प्लेन का ओरिएंटेशन पता लगा सकता हूं कि कैसे होगा। बात समझ में आई सभी को? क्लियर है यस सब? सर। ठीक है, Yes. जैसे ये परपेंडिकुलर है और ये मेरा प्लेन है, तो इसके साथ परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो मुझे प्लेन का ओरिएंटेशन पता लग गया कि ऐसे रखना है, टेढ़ा रखना है, कैसे रखना है, समझ में आ गया। ठीक है, अच्छा, फिर अगर मुझे पॉइंट पता लग जाए कि भाई वो जा कहां से रहा है एग्जैक्टली, तो उसको मैं प्लेन को उसी जगह पे ले जाऊंगा और कह दूंगा भाई ये देखो यूनिकली मैंने प्लेन डिफाइन कर दिया। तो पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट जो सबसे पहली इक्वेशन थी जो बार बार लगाते हैं, वो पॉइंट वाली नहीं, पहले है नॉर्मल फॉर्म, जिसमें हमें ये वाला फॉर्मूला लिखते थे, r डॉट एन इक्वल्स टू कैपिटल डी, और r हमारा एक कोई भी रैंडम पॉइंट होता है जिसको हम x, y, z लिखते हैं इक्वेशन की फॉर्म में लिखने के लिए, और n हमारा नॉर्मल वेक्टर है जो जो परपेंडिकुलर होगा। ऐसा नहीं कि नॉर्मली लिखा होगा पेपर में, ऐसे समझ लेना कि अगर कोई भी चीज नॉर्मल है, मतलब परपेंडिकुलर है प्लेन के साथ, तो वो नॉर्मल ही होगी। अब नॉर्मल तुम कहोगे फिर वो प्लेन के साथ बहुत सारे होते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी परपेंडिकुलर चलेगा यहाँ पर, उसके डायरेक्शन रेशियो। फिर आता है कैपिटल डी। कैपिटल डी यहाँ पर एक कांस्टेंट है, बट जब इसकी कार्टेशियन फॉर्म लिखोगे तो क्या आएगा? ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल्स टू कैपिटल डी, जिसमें ए बी सी तुम्हारे क्या है? डायरेक्शन रेशियो है किसके? नॉर्मल के। ये ध्यान रखना है। अब इसको इस फॉर्म में भी चेंज कर लेते हैं। कैसे? अगर मैं दोनों साइड नॉर्मल के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूं तो ऐसे आ जाएगा। अब ये जो राइट साइड पे आया, इसको हम स्मॉल डी बोलते हैं, ये तो नॉर्मल का यूनिट वेक्टर बन जाएगा और ये आर डॉट बन जाएगा। इस इक्वेशन को अब ऐसे लिख देते हैं कार्टेशियन फॉर्म में। मैंने बताया था अभी कि किसी भी यूनिट वेक्टर को आप एल आई एम जे एन के लिख सकते हो। तो यहाँ पर हो गया हमारा एल एक्स एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू स्मॉल डी, जिसमें ये जो स्मॉल डी है, एल एम एन हमारे किसके डायरेक्शन को साइन है? नॉर्मल के। स्मॉल डी जो है वो क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम कहां से? Origin. वेरी गुड, ऑरिजिन से लेते हैं। और कोई डायरेक्ट फॉर्मूला बताएगा फुट ऑफ परपेंडिकुलर का? फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ऑरिजिन से बोल रहा हूँ, फ्रॉम ऑरिजिन टू प्लेन। अगर प्लेन तक हम फुट ऑफ परपेंडिकुलर बनाए ऑरिजिन से प्लेन तक का, तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला याद आ रहा है किसी को? वैसे तो निकाल सकता हूं मैं, बट डायरेक्ट फॉर्मूला लर्न कर ले तो ज्यादा इजी हो जाएगा, और बताया भी था मैंने। याद है किसी को? एल डी एम डी एन डी ये होता है। लेकिन 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 कहां से है ये ध्यान रखना, सिर्फ कहां से ले रहे हैं? ऑरिजिन से। अगर आप ऑरिजिन से Hello? बोलोगे कि प्लेन तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, तब उसका जो फुट होगा, डिस्टेंस नहीं, उसका फुट जो होगा वो ये होगा, और फिर डिस्टेंस तो निकाल ही सकते हो। डिस्टेंस तो डी, सॉरी डी तो पहले ही निकाल लोगे भाई। डी जो है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस पहले, वो तो पहले ही निकल गया। एल हम निकाल लेंगे डायरेक्शन को साइन नॉर्मल से, तो आंसर आ जाएगा फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ठीक है,
क्लियर है? लेकिन अब ये क्वेश्चन अगर वैसे आता है, अब क्वेश्चन आया कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है, 2 क्वेश्चन ऐड करेगा, 3 बना देता हूं इसमें। देखो वो ऐसे कहेगा एक पॉइंट है, ये एक प्लेन है और इसका पहले तो निकालना है क्या, फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है पहले तो ये, फिर कह रहा है उसकी इमेज भी बता दो, और फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने के बाद लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर भी बोल देगा, तो वो तो निकल ही जाएगी। जब जब बी निकल जाएगा तो ए से बी तक का डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दोगे तो लेंथ तो आई जाएगी फुट ऑफ परपेंडिकुलर, मतलब परपेंडिकुलर की प्लेन के ऊपर। इमेज भी निकल जाएगी अगर बी पॉइंट आया तो, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट है बी पॉइंट निकालना। बी पॉइंट आ जाएगा तो सी आ जाएगा, लेंथ आ जाएगी, सब आ जाएगा। तो बी पॉइंट निकालने के लिए क्या करोगे, बताते जाओ क्या करोगे, प्रोसेस क्या है बताओ भाई, क्या करोगे सबसे पहले, क्या रिलेशन लगाओगे? बी पॉइंट निकालने के लिए क्या करते थे? सबसे पहले मुझे समझ में आता है, मैंने जो बोला था भाई पैरेलल और परपेंडिकुलर वाला लॉजिक चलता है और कुछ चलता ही नहीं है, बार बार पैरेलल परपेंडिकुलर। भाई ए बी के डायरेक्शन रेशियो निकाल लोगे, डी आर ऑफ ए बी है ना, डायरेक्शन रेशियो ए बी के निकल जाएंगे। बी को मान लो क्या, ए कॉमा बी कॉमा सी पॉइंट मान लो, तो क्या आएंगे, ए माइनस वन, बी प्लस वन, सी माइनस टू। ये ठीक है भाई, ये मेरे डी आर आ गए ए बी के। अब किसके साथ इसको रिलेट करूंगा, मैंने कहा था पैरेलल और परपेंडिकुलर वाला लॉजिक चलता है, तो कोई बताएगा किसके साथ रिलेट करेंगे इसे? किसके साथ पैरेलल या परपेंडिकुलर लेंगे अगर प्लेन की इक्वेशन है x प्लस वाई माइनस 3z इक्वल टू 5? नॉर्मल वेक्टर। किसके साथ? नॉर्मल। नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो कितने भाई? 1 1 माइनस 3। 1 1 माइनस 3। उसके साथ ये क्या है, पैरेलल है परपेंडिकुलर है? पैरेलल। पैरेलल। तो मैंने कहा था पैरेलल परपेंडिकुलर वाला लॉजिक चलेगा, इक्वेशन याद होनी चाहिए स्टैंडर्ड, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आना चाहिए, बस और कुछ नहीं है। तो भाई पैरेलल है तो a माइनस वन अपॉन वन, बी प्लस वन अपॉन वन, सी माइनस टू अपॉन माइनस थ्री। फिर उसको तुम जैसे वो लाइन में करते थे k मान लोगे, तो a की वैल्यू आ जाएगी k की टर्म्स में, b की वैल्यू आ गई k की टर्म्स में, और c की वैल्यू आ गई k की टर्म्स में। और जब ये तीनों वैल्यूज आ गई, और ये ए बी सी था कहाँ पे, था प्लेन के ऊपर, तो प्लेन के ऊपर है तो सेटिस्फाई करेगा। तो प्लेन के अंदर x की जगह a वाली वैल्यू k प्लस वन, y की जगह k माइनस वन, और z की जगह माइनस थ्री के प्लस टू पुट कर दोगे तो तुम्हारा k आ जाएगा। k आने के बाद पॉइंट आ गया, पॉइंट आने के बाद इमेज आ जाएगी, और डिस्टेंस भी आ जाएगा a से b तक। क्लियर है सभी को? क्लियर है भाई? यस सर। ठीक है, इमेज वाला क्वेश्चन मैंने बताया था, ये ये बहुत इंपॉर्टेंट और याद भी रखना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, अच्छा मैंने जैसे हम डायरेक्शन कोसाइन लेते हैं, मैंने बताया था वेक्टर का तो डायरेक्शन कोसाइन का एक सेट होता है। डायरेक्शन कोसाइन मतलब जो भी वैल्यूज आएंगी वो एक पर्टिकुलर यूनिक वैल्यूज होंगी। लेकिन अगर वेक्टर की जगह अगर मैं ले लूँ लाइन ले लूँ, जो ये 3D में लाइन लेते हैं, इसके डायरेक्शन कोसाइन के जो सेट आएंगे वो एक ही आएगा या दो आएंगे? याद है मैंने समझाया था ये लॉजिक, एक क्वेश्चन में हमारे आंसर ऐसे आ रहे थे, मुझे क्वेश्चन याद नहीं आ रहा, उसमें डायरेक्शन कोसाइन दे रखे थे कि दो लाइन है, उनके डायरेक्शन कोसाइन जो है वो इन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। दो इक्वेशन दी होती थी और एक इक्वेशन हमें पता है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर ऑलवेज वन होता है। तो तीन से जब हम सॉल्व करते थे तो एल एम एन तीनों वैल्यूज निकल जाती थी, लेकिन एल की भी दो वैल्यूज आती थी, एम की भी दो वैल्यूज आती थी, एन की भी दो वैल्यूज आती थी। फिर कौन सा एल की एक पर्टिकुलर वैल्यू को किस दूसरे एन के साथ कंबाइन करना है वो कैसे पता लगता था, याद आ रहा है? अच्छा लाइन की अगर मैंने कहा कि दो डायरेक्शन कोसाइन वाले सेट होंगे, समझ में आ गया क्यों? क्योंकि लाइन जो होती है भाई हम ऐसे बनाते हैं, लाइन इधर भी जा रही है इधर भी जा रही है, तो डायरेक्शन तो भाई इधर वाली भी और इधर वाली भी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर एलएमएन की वैल्यू मान लो है 112, तो माइनस वाली भी ठीक है। मतलब अगर मैं इसके हिसाब से इधर वाले के हिसाब से एल की वैल्यू ले रहा हूँ 1, एम की वैल्यू ले रहा हूँ 2 और एन की वैल्यू ले रहा हूँ लेट्स से 3, तो यहाँ हो जाएगी -1 -2 -3। समझ में आ गया? क्लियर है भाई? तो अगर एक में हमने 1 2 3 लिया तो दूसरे में क्या ले लेंगे, -1 -2 -3 ले लेंगे। क्लियर हो गया? तो ये दोनों डायरेक्शन कोसाइन सेट है, ये वाला भी ठीक है और ये वाला भी ठीक है। अब ये दोनों के दोनों एक ही उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बात समझ में आ रही है? ठीक है भाई, क्लियर है? यस सर। किसी को क्वेश्चन याद आ रहा है, समझाया था ये वाला, कोई रिलेट कर पा रहा है? यस सर। हाँ वो मेरे को क्वेश्चन एग्जैक्टली याद नहीं था, बट
उसमें हम वहाँ पे फंस गए थे। वहाँ पे ये हो रहा था कि दो दो सेट आ रहे थे, दो दो, तो फिर समझ में नहीं आ रहा था कि 4 लाइन तो है ही नहीं, 2 ही लाइन है, तो ऐसा क्यों हो रहा है। तो फिर मैंने बताया था कि आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि भाई ये वाला तो एक ही लाइन वाले हैं। तो मैंने बता दिया कि मान लो तुम्हारे एल की ऐसी वैल्यूज आएंगी, एल की मतलब मान लो वैल्यूज आती है 3 आ गया, एम आ गया -2 और एन आ गया 4, फिर एक और आ रहा है -3 2 -4, तो ये दोनों एक ही लाइन है। मतलब ऐसे मत कंफ्यूज होना कि ये दो दो क्यों आ गए एक लाइन के लिए। तो ये वाला सेट ले लो या ये वाला सेट ले लो। फिर मैंने ये भी कहा था जब आप एंगल निकालोगे लाइनों के बीच में, तो ये वाला लो या ये वाला सेट लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई सा भी ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। फिर आता है अब प्लेन अगर किसी पॉइंट ऑफ किसी एक फिक्स पॉइंट से पास हो रहा है और नॉर्मल भी गिवन है, तो फिर इक्वेशन क्या लिखते थे हम प्लेन की, r - a डॉट n इक्वल टू 0। ये कब लिखते थे, जब एक फिक्स पॉइंट से पास हो रहा है प्लेन और उसके साथ एक परपेंडिकुलर वाला वेक्टर भी गिवन है। तो ये वाली बनाई कैसे इक्वेशन वो बताया था मैंने कि अगर प्लेन पर एक पॉइंट मान लो आप a जिसका पोजीशन वेक्टर है, तो जब r - a करोगे तो वो कहाँ पे आएगा, प्लेन के ऊपर ही आएगा, और नॉर्मल उसके साथ परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि प्लेन के साथ अगर नॉर्मल परपेंडिकुलर है तो नॉर्मल r - a वाले वेक्टर के साथ भी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, तो डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा 0। तो इसको ऐसे लिख लेते थे कार्टेशियन में x - x1, b के साथ y - y1, c के साथ z - z1 और इक्वल टू 0 चल रहा है, इसमें d नहीं है, इसमें 0 है। फिर दो पॉइंट वाला लेते थे, 3 वाला लेते थे, 2 पॉइंट वाली भी कोई इक्वेशन लिखते थे, बताओ जल्दी से। प्लेन पासिंग थ्रू टू फिक्स पॉइंट, ऐसा कुछ इक्वेशन लिखते थे हम या नहीं लिखते थे, बताओ भाई। 2 पॉइंट वाली नहीं लिखते हम, 3 वाला लिखते हैं, लेकिन 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट लेते हैं। प्लेन इक्वेशन पासिंग थ्रू, किसी को याद आ रही क्या थी, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, बताओ क्या थी। r minus a dot product of d minus r a minus a, cross product of c minus a is equal to Very good. 0. b माइनस ए और इसके साथ क्रॉस कर देते थे c माइनस ए। अब इसको वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिखा अजीब सा, लेकिन जब डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसे आता था r माइनस ए, ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लिखा हुआ है, ये तुम्हारा पहला वेक्टर है, दूसरा, ये तीसरा। तो हम पहले रो में पहले वाले के डायरेक्शन रेशियो लिखते थे, यानी कि क्या आएगा x - x1 y - y1 z - z1, बाकी रो भी ऐसे ही भर देना, x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1, और लास्ट में x3 - x1 y3 - y1 और z3 - z1 इक्वल टू क्या 0। सॉल्व करोगे इक्वेशन आ जाएगी तुम्हारी। फिर होती थी इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म मतलब अगर कोई प्लेन x एक्सिस y एक्सिस और z एक्सिस को a b c पॉइंट पे कट कर रहा है, तो फिर x वाला इंटरसेप्ट x के नीचे, y वाला इंटरसेप्ट y के नीचे और z वाला इंटरसेप्ट z के नीचे इक्वल टू 1। ये हमारी इंटरसेप्ट फॉर्म होती थी, जैसे हमने स्ट्रेट लाइन 2D में पढ़ी थी वैसे। फिर लास्ट क्या थी, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू टू प्लेन के इंटरसेक्शन से अगर कोई प्लेन पास हो रहा है तो पहला प्लेन लिख दो प्लस लैम्डा टाइम दूसरा प्लेन लिख दो इक्वल टू 0। मतलब पहले प्लेन की इक्वेशन P1 को मैंने P1 फर्स्ट प्लेन की इक्वेशन मान लिया और P2 मैंने सेकंड प्लेन की इक्वेशन को मान लिया, तो लैम्डा टाइम्स करके ऐड करके इक्वल टू 0। और लैम्डा के लिए वो कुछ ना कुछ देगा तुम्हें इन्फॉर्मेशन कि भाई ये वाला प्लेन पैरेलल है, परपेंडिकुलर है किसी के साथ, ताकि लैम्डा की वैल्यू निकल जाए। ठीक है, क्लियर है सभी को। फिर अगर मैं कहता हूँ लाइन और प्लेन के बीच में एंगल निकालना, तो कोई बताएगा क्या लिखते थे लाइन और प्लेन के बीच में एंगल जब निकालते, sin थीटा, एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन कॉस लिखते थे, साइन लिखते थे, sin, साइन आ जाता था। थीटा मान लो एंगल है तो साइन आता था कॉस की जगह, और लाइन का बी वाला वेक्टर लेते हैं, प्लेन का नॉर्मल वाला वेक्टर लेते हैं और नीचे मॉड। और साइन इसलिए लेते थे क्योंकि कॉस ही आएगा, बट क्योंकि हम ले रहे हैं किसके बीच में, लाइन और प्लेन के बीच में नहीं, हम तो लाइन और नॉर्मल के बीच में निकालेंगे, क्योंकि प्लेन का तो हमें डायरेक्शन रेशियो पता ही नहीं है। जो नॉर्मल लिख रहे हैं वो नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो है, प्लेन का नहीं है। तो फिर यानी जो एंगल निकला है वो निकलेगा किसके बीच का, जो थीटा मैं मानता हूँ लाइन और प्लेन के बीच में, तो फिर नॉर्मल और लाइन के बीच में हो जाएगा 90 माइनस थीटा, और फिर कॉस का जब 90 माइनस थीटा करेंगे तो वो साइन थीटा ही बन जाता है, इसलिए ऐसा आता है। ठीक है, दो पैरेलल प्लेन के बीच में डिस्टेंस बताओ क्या था, अगर दो पैरेलल प्लेन है, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स क्या था भाई, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन क्या था भाई, d2 माइनस d1 का मॉड डिवाइड बाय नॉर्मल का मॉडुलस, याद है। d1 और d2 जो मैं लिखे वो कांस्टेंट वाले जो लिखे होते थे,
प्लेन की इक्वेशन में जो कांस्टेंट लिखा होता है राइट साइड पे वो लिखोगे, माइनस करोगे, मॉड में रखोगे, d2 माइनस d1 की जगह d1 माइनस d2 कर दो, किसी को भी किसी में से माइनस कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और डिवाइड में क्या आएगा, रूट इसका नॉर्मल का मैग्नीट्यूड। लेकिन एक चीज इंश्योर कर लेना कि अगर दोनों प्लेन पैरेलल हैं लेकिन उनके डायरेक्शन रेशियो सेम नहीं है अगर नॉर्मल वाले, तो फिर उनको मल्टीप्लाई करके किसी स्केलर से, जो भी लाइक मल्टीप्लाई करने की जरूरत है, मल्टीप्लाई करके तब सेम बना लेना। ठीक है भाई, क्लियर? समझ में आया भी सभी को? Yes, sir. ठीक है, क्वेश्चन लेते हैं। और ज्यादातर देखोगे आपके अगर कॉन्सेप्ट वाले फॉर्मूले वगैरह क्लियर है तो ज्यादातर क्वेश्चन मतलब हो जाएंगे, मतलब थोड़ा सा लॉजिक लगेगा और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, कुछ ज्यादा इतना बहुत ट्रिकी आता नहीं। मान लो क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, ओके लेट्स से क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, क्वेश्चन याद नहीं आ रहा क्या था। हाँ चलो लिखो, क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ वेक्टर्स है पहले a and b are 2 यूनिट वेक्टर्स, दोनों यूनिट वेक्टर हैं, देन ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ मॉड 3 टाइम्स मॉड a प्लस b का मॉड प्लस मॉड a माइनस b, इसकी हमें ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालनी है अगर a और b दोनों के दोनों कैसे वेक्टर हैं, यूनिट वेक्टर हैं। जिसका भी आंसर आता है अभी चैट बॉक्स में। अच्छा, ये जो मैंने √3 लिखा है ये पहले वाले के मैग्नीट्यूड के साथ है बस, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी वैक्टर का जो है उसके साथ है, पूरे के साथ नहीं है। आगे वाला एज इट इज है, उसके बाद 1 ही लिखा हुआ है। इसकी मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, ऑप्शन भी नहीं दे रहा मैं, न्यूमेरिकल टाइप मान लो, थोड़ा सा दिमाग लगेगा और हो जाएगा सॉल्व। यूनिट वेक्टर है, इस बात को इन्फॉर्मेशन को यूज करना है, कैसे यूज करोगे सोचो। हिंट दो या कर रहे हो, कुछ देनी पड़ेगी हिंट। बताओ भाई, लास्ट मिनट। अभी तक किसी का भी आंसर नहीं आया वैसे।
हिंट ये है कि जब क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो क्या करते थे हम, स्क्वायर करते थे, याद आ गया तुम्हें? वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे। हिंट ये है भाई, ग्रेटेस्ट वैल्यू बतानी क्या होगी। आंसर प्रॉपर एक नंबर ही होगा, ये भी बता देता हूँ, वेरिएबल टर्म्स में नहीं होगा, कुछ ना कुछ प्रॉपर आंसर आएगा। मॉड ए मॉड बी ऐसे फॉर्म में नहीं आएगा, प्रॉपर आंसर आएगा। किसी का नहीं आया भाई? यार मैंने अभी वो स्क्वायर वाला लॉजिक बताया, वो थोड़ा सा लगाओ। कैसे स्टार्ट करोगे? जैसे आपने देखा ये लिखा हुआ है मॉड के अंदर, इसकी वैल्यू तो गिवन नहीं है, तो क्या करोगे आप? ए प्लस बी का भी स्क्वायर करो, उसको मॉड ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हो, ऐसे स्टार्ट करो ना। अब क्या करें, इसकी वैल्यू तो नहीं पता, एज इट इज छोड़ा। लेफ्ट साइड पे अगर होल स्क्वायर ओपन कर लो, क्या क्या आएगा? ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर और प्लस 2 ए डॉट बी। ये ठीक है, ये ठीक है भाई, क्योंकि ए डॉट बी या बी डॉट ए सेम होता है, इसलिए 2 ए डॉट बी लिख सकते हैं। यहां तक क्लियर है सभी को? बताओ भाई, फर्स्ट लाइन ही ठीक है, समझ में आया? यस सर। अब क्या करोगे यार, जिसकी वैल्यू डाल सकते हो, बताओ। ये समझ में आ रहा है? ए का स्क्वायर किसी वेक्टर का स्क्वायर है, किसी वेक्टर का स्क्वायर मतलब उसके मॉड का स्क्वायर हो गया है, तो मॉड का स्क्वायर मतलब ए वेक्टर तो यूनिट वेक्टर है, तो 1 आएगा, ये भी 1 आएगा, 2। और ए और बी, अगर मैं मॉड वाला फॉर्मूला लगाऊं इसमें, ए डॉट बी का फॉर्मूला होता है मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, ठीक है? तो मैं क्या लिख दूं इसमें, मॉड ए मॉड बी तो 1 1 आएगा, तो 2 कॉस थीटा लिख दूं, ये ठीक है? क्या आ गया? 2 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू मॉड ए प्लस बी का होल स्क्वायर चल रहा है। इसका फॉर्मूला तुम्हें पता है क्या होता है? बताओ जल्दी से। 1 प्लस कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं? 2 cos कितना? 2 कॉस स्क्वायर और थीटा बाई 2 है ना, याद है? एंगल आधा कर देते थे, ठीक है भाई? अब भाई स्क्वायर रूट करना पड़ेगा, कर देते हैं। 2 आएगा, कॉस थीटा बाई 2 आएगा, ये आ गया, ठीक है? यहां तक ठीक है भाई, सभी को क्लियर है? यस सर। अब इसी तरह से भाई a माइनस बी का मॉड भी बता दो जल्दी से, क्या आएगा? a माइनस में क्या हो जाएगा? यही आएगा, 1 प्लस 1 2 माइनस का 2 कॉस थीटा हो जाएगा, 2 कॉमन आएगा तो 1 माइनस कॉस थीटा, और 1 माइनस कॉस होता है 2 साइन स्क्वायर, तो इस बार बस क्या आ जाएगा, ये ठीक है? यहां तक क्लियर है? अब आ जाते हैं फॉर्मूले पे। क्या था फॉर्मूला भाई, हमें जो निकालना है, ये निकालना था, तो ये आ गया √3 मॉड ए प्लस बी की वैल्यू आई है 2 टाइम्स कॉस थीटा बाई 2, और दूसरा है हमारा प्लस 2 साइन थीटा बाई 2, ये आ गया भाई। इसकी आपसे पूछ रहा है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, क्या आ रहा है? 2√3 cos थीटा बाई 2 एंड प्लस 2 साइन थीटा बाई 2। इसकी मैक्सिमम वैल्यू नहीं बता सकते क्या? कॉस साइन मुझे पता है मैक्सिमम मिनिमम कहां से कहां तक होते हैं, तो इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू बता सकते हैं? वैसे तो मैक्सिमम बोलिए, मिनिमम नहीं बतानी। मैक्सिमम वैल्यू कोई बताएगा बेटा, कैसे बताएंगे इसकी मैक्सिमम वैल्यू? हमें थीटा तो पता ही नहीं। हाँ, कौशिक का आंसर आ गया, बिल्कुल सही है भी, 4 आएगी। कैसे आई 4? तुम्हें यार बताया तो था, a साइन थीटा प्लस, वो ध्यान है जब लिखवा रहा था मैं, कहा था बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ट्रिग्नोमेट्री तो भूल जाओ, कहीं पता नहीं कहीं भी लग जाता है, इंटीग्रेशन में, कैलकुलस में, कहीं पर भी। इसमें भी लग गया, देख लो, वेक्टर में भी लग गया। a साइन थीटा प्लस माइनस b साइन थीटा, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, a b की चाहे कोई भी वैल्यू, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी क्या? √a² + b², और मिनिमम वैल्यू क्या होगी?
याद आ रहा है भाई? उसका रीजन ये होता था, हम क्या करते थे, डिवाइड करते थे रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। तो ए के नीचे लिख देते थे रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन थीटा प्लस माइनस बी के नीचे भी लिख देते थे साथ में साइन, सॉरी मैंने साइन साइन लिख दिया, साइन की जगह क्या लिख दूं, कॉस आएगा, ठीक है। तो अगर ऐसा लिखा हुआ है तो हमने रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड भी कर दिया, मल्टीप्लाई भी कर दिया। अब जो अंदर बनेगा मल्टीप्लाई करने के बाद, डिवाइड करने के बाद, तो जो मल्टीप्लाई वाला है वो तो बाहर निकाल लिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट। जो अंदर बचेगा वो एक तरह से फॉर्मूला बन जाएगा साइन ए प्लस बी या ए माइनस बी का। अब वो ए प्लस बी में एंगल क्या है, ए प्लस बी ए माइनस बी एंगल कितना आ रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। साइन की वैल्यू मैक्सिमम 1 मिनिमम -1, तो 1 से इंटू करोगे तो रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा, -1 से इंटू करोगे तो मिनिमम रूट माइनस का रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगी। तो ए तुम्हें दिख रहा है, बी तुम्हें दिख रहा है, खत्म हो गया क्वेश्चन। कितना आएगा, 2 रूट 3 का स्क्वायर कितना होता है, 4 3 जा 12 और 2 का स्क्वायर 4, तो ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो गई, मिनिमम वैल्यू -4 होती है। क्लियर है? यस सर। ठीक है। तो यार क्वेश्चन इजी था, बट मैंने तो पहले ही यार मतलब अभी पढ़ाते पढ़ाते एक चीज मैं बोल रहा था, जब क्वेश्चन समझ में नहीं आया और बोला था किसी ने स्क्वायर करेंगे, आपको पता भी था, तो जब नहीं आ रहा समझ ही कैसे, मतलब समझ ही नहीं आ रहा भाई, वेक्टर यूनिट वेक्टर बस दिया हुआ है, अब स्टार्ट कहाँ से करें, समझ ही नहीं आ रहा कुछ भी। तो भाई जब इसकी वैल्यू निकालनी है तो स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी भाई, बताया तो था। जब नहीं कर पा रहे कुछ तो स्क्वायरिंग करो। क्लियर है भाई, सभी को क्लियर हो गया? यस सर। एक लाइन के अंदर इमेज और एक प्लेन के अंदर इमेज निकालते थे, याद है? जब हम लाइन में इमेज निकालते थे किसी पॉइंट की, तो पहला कॉन्सेप्ट वही कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल लो। तो लाइन का फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने में वही लॉजिक लगाना है कि बी एक पॉइंट मान लिया जो लाइन के ऊपर है, कैसा होगा वो लाइन पर हम जो पॉइंट मानते थे के की टर्म से वो मान लो। डायरेक्शन रेशियो ए बी के निकाल लो, और लाइन का जो वेक्टर पैरेलल वाला वेक्टर है उसके साथ डॉट प्रोडक्ट क्या कर दो 0, तो तुम्हारा जो के होगा वो आ जाएगा। तो जो पॉइंट है बी आ जाएगा, और बी आने के बाद फिर जो इमेज है, अगर सी निकालना है इमेज, तो वो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दो, ए और सी का जो मिड पॉइंट है वो बी होगा, तो ए पता है बी पता है तो सी आ जाएगा। सेम गोज फॉर प्लेन, प्लेन में थोड़ा सा बस ऐसे हो जाएगा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर मान लो सी माना तुमने, अभी करा ही तो था शायद मेरे ख्याल से, फुट ऑफ परपेंडिकुलर प्लेन पे बताया था मैंने कैसे निकालना है, बिल्कुल वही लॉजिक लगाना है। ठीक है भाई, क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है। नेक्स्ट क्लास में, ये तो मैंने बहुत लाइक बेसिक सा एक बार करा दिया, नेक्स्ट क्लास में ना थोड़े से अनयूजुअल जो क्वेश्चंस हैं जो थोड़े से पेपर में आए हुए हैं, चुन के थोड़े से जो क्वेश्चन होते हैं थोड़े से ट्रिकी, जो एकदम डायरेक्ट नहीं है, टू द पॉइंट नहीं है कि एकदम देख कर ही आप बता दो, वो वाले क्वेश्चन, लाइक कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराऊंगा सो दैट थोड़ा सा और ग्रिप बन जाए। तो वेक्टर 3D एक साथ इन दोनों के क्वेश्चंस कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? तो अपने दोनों एक साथ फॉर्मूला बेसिक्स कॉन्सेप्ट एक बार लिख कर प्रैक्टिस कर लो। मैंने बोला था आपको याद हो तो कि जब मैं लिखवा रहा था मैंने कहा था नोट्स वगैरह में तो लिखे होंगे पर वो मिलेंगे नहीं तुम्हें कि कौन सा फॉर्मूला सर ने कहाँ पे क्या लिख दिया, कैसे लिख दिया। तो जो मैंने बात बताई है कि सारे के सारे फॉर्मूले कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग से अपने माइंड में एक माइंड मैप बनाकर लिख लो, और फिर देख लो कि हमने कुछ फॉर्मूला या कॉन्सेप्ट मिस तो नहीं कर दिए। तो जो मिस कर दिए उसका मतलब ये है कि जब पेपर में आएगा तो वो दिमाग में पता नहीं आएगा नहीं आएगा कॉन्सेप्ट। जैसे अभी ये वाला क्वेश्चन देखकर समझ में नहीं आया काफी बच्चों को कि यार स्क्वायर करके ऐसे कर सकते थे। ठीक है, फिर यस। ओके। तो जो टॉपिक आपने बताए हैं, जो मैंने बोले अभी, जो हैंड रेस करके मैंने इसलिए पूछा था, वो टॉपिक ही कराऊंगा। पर कम से कम एक होता है ना, मतलब ऐसे मत सोचना कि क्योंकि एक आधा ही क्लास लूंगा मैं रिवीजन के लिए उसकी, हर टॉपिक की। तो ऐसा नहीं है कि मैं उसमें पहले बेसिक्स बहुत लाइक बेसिक लेवल पे कराऊं फिर आपको लगे कि आया है, फिर वो इतने दिन बेटा है नहीं, क्लासेस भी हमारे को इतनी नहीं मिलेगी। तो इसलिए अपने साइड बाय साइड मैं बता देता हूँ, पहले से ही बता रहा हूँ नेक्स्ट क्लास के लिए, ताकि आपको ये ना हो कि क्या करना है। नेक्स्ट क्लास के लिए जो अपना कर रहे हो नॉर्मल रिवीजन करते हो वो करते रहो, लेकिन नेक्स्ट क्लास के लिए वेक्टर 3D के बेसिक अपने कॉन्सेप्ट एक माइंड में बना लेना, ठीक है? ताकि जब हम क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस कराऊंगा, तो फिर वो माइंड मैप आपका लाइक बना रहेगा, तो कम से कम मेरे को आंसर दे पाओगे आप, और मुझे भी समझ में आएगा कि कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है समझ में। क्लियर है? यस सर। चलो, तो दोनों एक साथ करेंगे वेक्टर 3D एक साथ कंटिन्यूएशन में, ठीक है? ओके, चलो थैंक यू ऑल बेटा। थैंक यू सर। थैंक यू सर।